Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, ए पेशेंट ऑफ इंटेस्टाइनल अमेबियासिस इज प्रिस्क्राइब्ड मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। एक पेशेंट है, क्या कंडीशन है उसको, इंटेस्टाइनल अमेबियासिस की कंडीशन है, क्या प्रिस्क्राइब किया गया उसमें, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स उसको दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट शुड सी नॉट टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ साइड इफेक्ट दिए हुए हैं, तो कौन से साइड इफेक्ट के लिए जो है उसको वरी नहीं होना है, मतलब किसको, पेशेंट को। मेटेलिक टेस्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग, डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन या फिर ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे, किसके लिए जो है पेशेंट को वरीड नहीं होना है। तो देखिए डिजीज कंडीशन आपको यहाँ पे क्या बताई गई है, एमोबियासिस, फर्स्ट एमसीक्यू इसका कि इसका पॉजिटिव एजेंट जो है कौन सा होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए, कॉमन एमसीक्यू है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या ये एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, इट इज ए एनारोबिक, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है ये। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सुपरफिशियली टच किया जाता है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल आपको ये एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ लिया गया, तो ऐसे ही आपको फर्दर एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम जाते हैं तो जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बट सिम्टम्स अगर आते हैं तो कैसे आ सकते हैं, ब्लडी डायरिया के, नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टूल के अंदर म्यूकस आपको देखने को मिल सकता है, स्टूल इन म्यूकस, या फिर म्यूकस इन स्टूल ज़्यादा अच्छा रहेगा, म्यूकस इन स्टूल। पेशेंट का जो वेट है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पे क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। तो ये कॉमन सारे फीचर्स हैं। तो अब इस कंडीशन में हम जो ड्रग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ड्रग में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल आप यहाँ पे ड्रग दे सकते हैं और मेट्रोनिडाजोल भी हम यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था जनरल ओवरव्यू अपने अमीबियासिस से, बहुत ही छोटा सा टॉपिक अपना है। तो देखो होता क्या है, मेट्रोनिडाजोल जब हम टेबलेट लेते हैं तो सबसे पहले इससे क्या आ सकता है, साइड इफेक्ट के तौर पे इसका जो टेस्ट है वो मेटेलिक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर पर्सन को क्या करना है, वरी हो सकता है, क्योंकि साइड में जो अपना जो मेट्रोनिडाजोल का क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, तो मेट्रोनिडाजोल भी क्या करती है, नोजिया एंड वोमिटिंग कोज करवा सकती है, कैसे, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करके।
तो ये भी जो है मेट्रोनिडोजोल करवाती है एज ए साइड इफेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे भी जो है पर्सन कंसर्न हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मेट्रोनिडोजोल के साथ में अगर कोई पर्सन है वो एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल प्लस कोई पर्सन है जो एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो आपको सिम्टम्स आपको जो देखने को मिलते हैं वो रहेंगे टेकिकार्डिया, रेस्पिरेशन, टेकिपनिया, ठीक है, फ्लैशिंग ऑफ फेस। मतलब ये जो सारे के सिम्टम्स जो होते हैं वो डायसल्फाम लाइक रिएक्शन है। मतलब जब डायसल्फाम देते हैं, एल्कोहल जब कंजप्शन कर ले तो पेशेंट में सिम्टम आते हैं सेम वैसे ही। अगर कोई पर्सन एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, उसको मेट्रोनिडाजोल चल रही है, तब भी उसमें जो है इस प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए भी उसको क्या होना हो, कंसर्न होना होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है नॉट टू बी वरीड, राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन जो है मेट्रोनिडाजोल नहीं कॉज करती है। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि यूरिन का भी कलर अगर आपको मेट्रोनिडाजोल के बारे में देखना है, तो मेट्रोनिडाजोल अगर किसी पर्सन की चल रही है और उसमें हमें यूरिन कलर का देखना है, तो यूरिन कलर कैसा आपको देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर जो है मेट्रोनिडाजोल की वजह से देखने को मिलता है, ना कि ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यूज थे। अपने नेक्स्ट देखिए, मेट्रोनिडाजोल के बारे में और एमसीक्यू हम क्या देख सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल तो देखो कहाँ कहाँ पे काम आती है, तो अमेबियासिस के अंदर तो आती ही है। सेकंड, जियार्डियासिस। नेक्स्ट, वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, एटसेट्रा। तो कुछ कॉमन कंडीशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल को हम यूज में लेते हैं। तो देखो, एक कंडीशन वेजिनाइटिस या फिर वेजिनोसिस, इसकी अंदर भी जो है मेट्रोनिडाजोल को हम देते हैं। ये क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है यहाँ पे, क्या, मेट्रोनिडाजोल। तो इसको जो है इस कंडीशन में इंट्रावेजाइनली और ओरली भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस की कंडीशन है तो। नेक्स्ट देखिए, मेट्रोनिडाजोल जो है इंटेस्टाइनल अमीबेसिस के केस के अंदर भी यूज में लेते हैं, ताकि ये एंट अमीबा हिस्टोली को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। नेक्स्ट क्या, ये जो जियार्डियासिस है इसकी भी ये क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। अब जियार्डियासिस किससे कोच होता है, तो जियार्डिया जियार्डिया लैम्बिया जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो इसकी भी ये क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। तो अगर आपको पूछे ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में, तो भी हम जो है इजीली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन असेसिंग एन इन्फेंट अंडरगोइंग फोटोथेरेपी, जब हम एक इन्फेंट को फोटोथेरेपी के अंदर हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं फॉर हाइपर बिलिरुबिनीमिया, किसके लिए, जब बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है तभी जो है फोटोथेरेपी यूज में ली जाती है। ए नर्स नोट मैक्यूलोपैपुलर रेसेस अवर द इन्फेंट बटक्स एंड बैक। अब नर्स ने ये नोट किया क्या कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन्फेंट के बटक्स पे और बैक पे क्या प्रेजेंट है, मैक्यूलोपैपुलर रेशेज। इन रेस्पॉन्स टू दिस असेसमेंट फाइंडिंग वॉट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट। अब जो इसका जो रेस्पॉन्स मिलता है, जो भी असेसमेंट फाइंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पर नर्स का जो है नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट द रिजल्ट इन द न्यूबॉर्न मेडिकल रिकॉर्ड, की वो जो है न्यूबॉर्न्स के मेडिकल रिकॉर्ड में जस्ट डॉक्यूमेंट करेगी। कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली टू रिपोर्ट दिस फाइंडिंग, की जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली रिपोर्ट करेगी। डिसकंटिन्यू द फोटोथेरेपी इमीडिएटली, फोटोथेरेपी को डिसकंटिन्यू करना है यहाँ पे, या फिर असेस द इन्फेंट्स टेम्परेचर, या फिर जो है टेम्परेचर को यहाँ पे असेस करेंगे। क्या आंसर रहेगा, फोटोथेरेपी के रिगार्डिंग क्या क्या जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अपने को आंसर करना है अपना।
क्या आंसर रह सकता है अपना यहाँ पे? फोटोथेरेपी जो है कब की जाती है, कौन कौन सी कंडीशन में यूज में लिया जाता है? तो देखो, फोटोथेरेपी जनरली हाइपर बिलिरुबिnemia में करते हैं। और हाइपर बिलिरुबिnemia का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे को क्या है कंडीशन हो सकती है, जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। जॉन्डिस में क्या होता है, येलोविश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है। जॉन्डिस में क्या होता है, येलोविश डिस्कलरेशन में होता है, जैसे स्किन में, स्क्लेरा में, म्यूकल जो आपकी म्यूकोजल सरफेस है वहाँ सब पे जो है आपके बिलिरुबिन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से येलोविश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है बॉडी में। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिन की वजह से। अब आपको नेक्स्ट अगर आपको पूछे कि नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन का लेवल हमें पता लगाना है, तो 0.3 से 1.0 mg/dl, ये क्या रहता है, नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन का लेवल रहता है। ठीक है, अब अगर इसमें पूछें कि हमें तो बता दो कंजुगेटेड का बता दो, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या देखने को मिलता है, 0.1 से 0.3 mg/dl, ये रहता है कॉन्जुगेटेड का। और अगर अनकॉन्जुगेटेड का आपको पूछ ले, तो अनकॉन्जुगेटेड का कितना आपको लेवल देखने को मिलता है, तो 0.2 से 0.7 mg/dl। तो ये जो है नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। प्लीज इनको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब देखिए, ये जॉन्डिस जो है दो टाइप से आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट वन कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल के बारे में हम सबको पता है कि जॉन्डिस इन्फेंट में क्या होता है, हाई रेंज के अंदर पहुंच जाता है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल होता है इस कंडीशन में राइज होता है। अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में सबको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आपको कब देखने को मिलता है, तो जनरली आफ्टर, मतलब विद इन 24 आवर तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर विद इन 24 आवर देखने को मिला तो वो कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल। तो जनरल तरीके से हम समझे तो थर्ड डे और फोर्थ डे पे अगर जॉन्डिस होता है किसी बच्चे को, तो वो जनरली कंसिडर किया जाता है किसके लिए, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, इसके रीजन हो सकते हैं कि भाई आपका जो है इमेच्योर रहता है हिपेटिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जो हिपेटिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो आप इमेच्योर रहता है। हिमोलाइसिस भी यहाँ पे हो सकता है कुछ कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो जनरली ये कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चे को सन एक्सपोजर करवा सकते हैं। ठीक है, सन एक्सपोजर करवा सकते हैं और फोटोथेरेपी भी हम यूज में ले सकते हैं। तो फोटोथेरेपी की जब हम पूछते हैं कि जो लाइट है वो कितनी दूर से उसका जो यहाँ पे कितने की लाइट होनी चाहिए, तो 450 की हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोथेरेपी में लाइट यूज हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा और हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तो फिनोबार्बिटोल। तो फिनोबार्बिटोल भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा या फिर ये जो कॉन्जुगेटेड हिपेटिक सिस्टम है इसको इंक्रीज करेगा, ताकि अच्छे से जो है यहाँ पे बिलिरुबिन को जो है मैनेज किया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई जो है फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, ऐसा कुछ कहा नहीं है यहाँ पे। तो बस सिंपल सा अपना आंसर क्या रखना है कि देखो क्या है, मैक्युलर पपुलर रेसेज हो रहे हैं साथ में इन्फेंट के बटक्स पे और बैक पे। तो ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है जो फोटोथेरेपी की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यू बॉर्न्स के अंदर यहाँ पे जो है ट्रांजिएंट म्यूकुलर पपुलर रेशेस देखने को मिल सकता है। तो इनके लिए जो है किसी प्रकार का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होती है जनरल। ओके, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस जो है डॉक्यूमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रिक्वायर करता है, केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है। इसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करने के लिए या फिर फोटोथेरेपी को डिसकंटिन्यू करने के लिए नीड में नहीं है। ठीक है, न्यूबॉर्न का टेम्परेचर भी हम जो यहाँ पे ले सकते हैं, बट जब वो फोटोथेरेपी के ऊपर है, ठीक है, और टेम्परेचर भी अगर रेडिएंट वार्मर में है तो वहाँ पे भी हम सब टेम्परेचर वगैरह सेट करके रखते हैं। और हमें ऑलरेडी टेम्परेचर का पता होता है कि हाँ कितना टेम्परेचर न्यूबॉर्न का है, कितना टेम्परेचर हम रेडिएंट वार्मर से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अपना सिंपल डॉक्यूमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट द रिजल्ट इन द न्यूबॉर्न्स मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू। इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से
सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपके ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है? 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A patient diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma was started on anti-cancer chemotherapy. After a few weeks, he started complaining of frank blood in his urine. Examination revealed suprapubic tenderness. Urine culture was negative. Which of the following drug may have caused this side effect? देखिए कंडीशन क्या है पेशेंट में? नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा की कंडीशन है, एंटी कैंसर थेरेपी के ऊपर वो है। कुछ टाइम बाद में उसमें क्या हो रहा है, वो कंप्लेंट करने लगा है कि उसके यूरिन में जो है ब्लड देखने को मिल रहा है। एग्जामिनेशन किया हमने तो हमें क्या मिला कि सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस, मतलब ब्लैडर में किसी प्रकार की टेंडरनेस आपको देखने को मिली है। कल्चर करवाया, कल्चर कैसा मिला? नेगेटिव। अब कौन सी ड्रग की वजह से, क्योंकि एंटी कैंसर थेरेपी चल रही है, तो कौन सी ड्रग की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती है उसके साइड इफेक्ट के तौर पे? विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, सिस्प्लाटिन, या फिर डॉक्सोरुबिसिन। क्या आंसर रहेगा?
कौन सी ड्रग की वजह से ऐसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है? तो देखिए, नॉर्मल तरीके से समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फोमा हो रहा है। तो लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, नॉर्मल लिम्फोसाइटिक ट्यूमर आपको देखने को मिलता है, लिम्फोसाइटिक ट्यूमर्स। ठीक है, लिम्फोसाइटिक ट्यूमर्स आपको देखने को मिलता है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो टाइप होता है वो है नोडल लिम्फोमा, एंड सेकंड वन जो टाइप होता है वो है एक्स्ट्रा नोडल। अब जो नोडल लिम्फोमा होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, केवल और केवल लिम्फ नोड में। इन एक्स्ट्रा नोडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो है अदर ऑर्गन्स में भी यहाँ पे जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूमर्स वगैरह हम कर सकते हैं, जनरली इसका मेटास्टेसिस होना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। तो ये हो गया लिम्फोसाइटिक ट्यूमर। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। लिम्फोसाइटिक ट्यूमर्स जो है वो अगेन दो टाइप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो टाइप है वो है हॉकिंग्स लिम्फोमा, एंड सेकेंड वन जो टाइप है नॉन हॉकिंग्स। ठीक है, अब यहाँ से एमसीक्यू अपना यही आता है कि रीड स्टिनबर्ग सेल किसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से एमसीक्यू यही बनेगा कि हॉकिंग्स लिम्फोमा के अंदर रीड स्टिनबर्ग सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, और नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा के अंदर नॉट प्रेजेंट होती है। मतलब रीड स्टिनबर्ग सेल किसमें प्रेजेंट होती है, ऑप्शन में आपको मिले हॉकिंग्स लिम्फोमा, नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा। ठीक है, तो इन सब बाकी दो ऑप्शन भी मिले तो उसमें कहाँ प्रेजेंट होगी, हॉकिंग्स लिम्फोमा के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और हॉकिंग्स लिम्फोमा जो है उसका जो क्या होता है, बेटर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, बेटर प्रोग्नोसिस होता है, टाइमली जो है ट्रीट हो सकता है। ओके, और नॉन हॉकिंग्स का यहाँ पे थोड़ा पुअर प्रोग्नोसिस आपको देखने को मिलता है। अभी जो यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, ये कोई अपने जेनेटिक कोज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई केवल और केवल कोई डिजीज कंडीशन ही हो तभी ऐसा हो, जेनेटिक कोज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, अगर पेशेंट को कोई एप्सिन बार वायरस से कोई रिएक्शंस है, या फिर इन्फेक्शन है, एचआईवी से इन्फेक्शन है, तो उनके अंदर भी जो है लिम्फोसाइटिक ट्यूमर देखने को मिल सकता है। अब इसकी हम बात करते हैं एज ए कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। कॉम्प्लिकेशन लिम्फोसाइटिक ट्यूमर की बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन हॉकिंग्स या हॉकिंग्स, इन दोनों ही कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है कि ये क्या करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। और कहाँ पे मेटास्टेसिस करते हैं, सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में मेटास्टेसिस करके वहां पे क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे नर्व का। जब नर्व कंप्रेशन होगा तो सेंसरी एंड मोटर डिफिसिट आपको पर्सन देखने को मिलेगा। सेंसरी एंड मोटर डिफिसिट पर्सन में जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो है मेटास्टेसिस करते हैं कहाँ पे, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जब मेटास्टेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है डिक्रीज कर देंगे किसको, इरिथ्रोसाइट को। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स को, एंड प्लेटलेट्स को। मतलब सभी के सभी के जो नंबर्स हैं, जो बोन मैरो का जो फंक्शंस है सेल प्रोडक्शन का, ठीक है, तो इन सब के नंबर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके हमें सिम्टम्स फीवर, स्वेटिंग, वेट लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीमोथेरेपी हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो कीमोथेरेपी जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ ड्रग्स दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये सब प्रकार के ड्रग्स इसमें यूज में ली जा रही है क्योंकि एक प्रकार से क्या है, ट्यूमर है। तो कीमोथेरेपी चला रहे हैं, तो कौन सी कीमोथेरेपी की वजह से ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेंगे। क्यों, साइक्लोफॉस्फेमाइड एज ए साइड इफेक्ट क्या कॉज करता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को ये कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर एमसीक्यू ये पूछ ले आपसे कि उसको जो है पर्सन को एंटी कैंसर ड्रग चला रही थी साइक्लोफॉस्फेमाइड, उस पर्सन में जो है क्या हो रहा था, फ्लैंक ब्लड वगैरह आ रहा था यूरिन में, मतलब हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो गया। तो अब उसको ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग हेल्प करेगी, तो यहाँ पे आप ड्रग दे सकते हो कौन सी, मैसना। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम जो यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, मैसना ड्रग हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। फिर मैसना से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन कौन से ग्रुप की अपनी ड्रग्स होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विंका एल्कलॉइड्स। तो विनक्रिस्टिन का ग्रुप कौन सा है, विंका एल्कलॉइड्स ग्रुप है। तो हम इनके भी जो साइड इफेक्ट्स के बारे में लिख लेते हैं अलग से, ताकि अगर इनसे एमसीक्यू बनता है तो हमें पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन विनक्रिस्टिन। तो देखिए विनक्रिस्टिन क्या कॉज करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंड दूसरा ये क्या कॉज करती है, SIADH। सेकंड जो ड्रग है इसके अलावा आपकी सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या कॉज करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी डॉक्सोरूबिसिन। डॉक्सोरूबिसिन क्या कॉज करती है, डॉक्सोरूबिसिन कॉज करती है कार्डियोटॉक्सिसिटी। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिसिटी एज ए साइड इफेक्ट के रूप में काम में ली जाती है, और इस ड्रग को भी जो हम यहाँ पे नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा के अंदर ट्रीटमेंट में लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, A client is being discharged with a CPAP machine for a diagnosis of sleep apnea. Which of the following should be included in the discharge instruction? अब देखो क्या है, एक क्लाइंट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है सीपीएप मशीन के साथ में। डायग्नोसिस क्या था उसमें, स्लीप एपनिया उसमें डायग्नोसिस था। अब कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, अब जो यहाँ पे जो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन को जो है क्लाइंट को बतानी होगी उसके डिस्चार्ज के टाइम पे। क्लीन द फेस मास्क विथ ब्लीच सॉल्यूशन, की जो है फेस मास्क को हमें क्या करना है, क्लीन करना है ब्लीच सॉल्यूशन से। स्टॉप यूजिंग द मशीन इफ नॉइस प्रेसिपिटेट्स इंसोम्निया। तो आपको क्या करना है, मशीन को आपको यूज करने से रोकना है अगर यहाँ पे आपको इंसोम्निया हो रहा है, क्योंकि नॉइस अगर यहाँ पे जो है इंसोम्निया कोज कर सकता है। प्लेस द मास्क सिक्योरली ऑन ए फेस टाइट, कि आपको जो है मास्क को जो है सिक्योरली फेस के ऊपर आपको प्लेस करना है। रेडनेस ऑन द फेस बट वेयर द मास्क इज प्लेस्ड इज नॉर्मल। क्या पूछा गया है कि आपके बाकी फेस पे तो क्या हो, रेडनेस हो, और ये जहाँ पे अब मास्क प्लेस किया गया है तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। तो कौन सी कंडीशन को जो है डिस्चार्ज टीचिंग में यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये तो देखो एकदम बेसिक सा कॉमन सेंस का अपना एमसीक्यू है। करेक्ट आंसर के लिए हम वेट नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे। प्लेस द मास्क सिक्योरली ऑन द फेस। कुछ भी हो, ऑक्सीजन का भी अगर यहाँ पे एमसीक्यू आता है तो भी अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहता है। क्योंकि प्रॉपर मास्क अगर हम लगाएंगे तभी तो यहाँ पे वो क्या होगा, इट प्रिवेंट एयर लीक, प्रिवेंट एयर लीकेज। तो एयर लीकेज तो क्यों करवाना है हमें, ठीक है। एयर लीकेज होगा तो क्या होगा, आई इरिटेशन होगा, ठीक है। जो प्रॉपर हमें जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अपना यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्लीन द फेस मास्क विद ब्लीच सॉल्यूशन। तो ब्लीच के सॉल्यूशन को कभी भी किसी भी प्रकार के फेस मास्क को क्लीन नहीं करना है, ठीक है। किससे क्लीन करना होता है, तो देखो हम कर सकते हैं वाटर सॉल्यूशन से एंड विनेगर से, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देनी है, वाटर सॉल्यूशन को। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप द यूजिंग मशीन इफ प्रोड्यूस इंसोम्निया। तो ऐसे मशीन को भी हम क्या करना है, स्टॉप नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस मशीन अगर वो यहाँ पे जो है नॉइस प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे जो आप क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में आके इसको एक बार से बता सकते हो, ठीक है। जिस फिजिशियन ने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, उसे आप वापस से आके इसके बारे में बता सकते हो, बट आपको खुद से इसको स्टॉप नहीं करनी है। नेक्स्ट, रेडनेस ऑन द फेस बट वेयर द मास्क इज प्लेस इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या बता रहा है, एलर्जी कंडीशन। ये किसको बता रहा है, एलर्जी कंडीशन। तो ये भी स्टेटमेंट अपना क्या, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर वर्किंग आउटडोर्स। ए क्लाइंट क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया गया है,
कहाँ वर्क कर रहा था? आउटडोर साइड में वर्क कर रहा था. द टेम्परेचर इज 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट with a heat index of 102. The nurse assess for which of the following, knowing it is the most indicative sign of हीट शॉक. तो अब यहाँ पे नर्स को क्या करना है? असेस करना है कि मोस्ट इंडिकेटिव साइन कौन सा है हीट स्ट्रोक का यहाँ पे, क्योंकि उसको क्या हुआ है? हीट स्ट्रोक. एजिटेशन, कंफ्यूजन, नोजिया, हेडेक, शेडिंग ऑफ क्लॉथ्स, अनेबल टू मूव, या फिर सिंकूप, नेक स्टिफनेस. क्या आंसर रहेगा? तो क्या आंसर अपना रह सकता है? तो देखिए फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर देखिए ए, एजिटेशन एंड कंफ्यूजन. बिल्कुल सर. हीट स्ट्रोक जब होता है तो कौन कौन साइन सिम्टम आते हैं? पर्सन के अंदर कंफ्यूजन आती है. दूसरा डिजीनेस. नेक्स्ट, इन दोनों की वजह से पर्सन कैसा हो सकता है? अनकॉन्शियस. तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, नोजिया एंड हेडेक. नोजिया एंड हेडेक कॉमन किस में आपको देखने को मिलता है? हीट एग्जॉशन में. नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है. नेक्स्ट, शेडिंग ऑफ क्लोथ्स, अनेबल टू मूव, ये देखने को मिलता है हाइपोथर्मिया में. एंड नेक्स्ट, सिंकोप एंड नेक स्टिफनेस, ये आपको देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में. तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनके बारे में एग्जाम में एक दो बार एमसीक्यूज बने हुए हैं, आगे भी बनते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना है? अवेयर रहना है. नेक्स्ट एमसीक्यू, a 17-year-old patient who has a severe sore throat and fever visited a clinic. एक 17-year-old पेशेंट है, उसको क्या है? सीवियर सोर थ्रोट है एंड फीवर है. उसने क्या किया है? क्लिनिक पे विजिट किया है. ओरल एंटी माइक्रोबाइल्स वर स्टार्टेड विच डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन. ओरली जो है एंटी माइक्रोबाइल स्टार्ट किया गया, बट उसने जो है इन्फेक्शन से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं किया है. ए डोज ऑफ पेनिसिलिन वॉज प्लान्ड एंड एडमिनिस्टर्ड. अब जो है यहाँ पे पेनिसिलिन की डोज को यहाँ पे प्लान किया गया, उसको एडमिनिस्टर भी किया गया. ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन द पेशेंट कोलैप्स. अब जब इसको एडमिनिस्टर किया गया तो पेशेंट कैसा हो गया? कोलैप्स हो गया. विच व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन सीन हियर? तो यहाँ पर जो है कौन से टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. क्या आंसर अपना रहेगा यहाँ पे? कौन से टाइप की रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिली है? अब देखिए इस पर्सन में क्या किया गया? पेनिसिलिन को जब एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है पर्सन में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जब यहाँ पे कंडीशन हो रही है किसकी? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की, क्योंकि ये कंडीशन क्या है? ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया, उससे कुछ रिएक्शन हुई. तो रिएक्शन का मतलब यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको क्या जाएगा? एलर्जिक रिएक्शन हो गई इस ड्रग से, जिसकी वजह से पर्सन कैसा हो गया? कोलैप्स हो गया. अब जब एलर्जिक रिएक्शन की बात आती है तो एनाफाइलेक्सिस किसके अंडर आता है? एना एनाफाइलेक्सिस किसके अंडर में आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है टाइप 1 में. तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलती है. नेक्स्ट आपको ये पूछे कि टाइप 1 किसके मीडिएटेड होती है, तो ये जो है आईजीई मीडिएटेड रिएक्शंस के रूप में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह. तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं और ये क्या होता है फिर बाद में? एलर्जिक रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए. तो एनाफाइलेक्सिस के अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस होती है. फर्स्ट वन क्या होती है? क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस. सेकंड वन आपको क्या देखने को मिलती है? पैसिव क्यूटेनियस. पैसिव क्यूटेनियस. एंड थर्ड वन आपको क्या देखने को मिलती है? एनाफाइलेक्सिस इन विट्रो.
तो बस सिंपल सा एमसीक्यू था। राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको एक यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रही है जिसके अंदर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में आपको समझाया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये क्या है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन की क्या क्या रिएक्शंस यहाँ पे हो सकती है। तो टाइप 1 की हम बात कर रहे थे। टाइप 1 के अंदर क्या होती है? एलर्जिक कंडीशन, एनाफाइलेक्सिस कंडीशन होती है। कौन इसको मीडिएट करता है? तो आईजीई मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है ये। ओके, ये जो होता है क्विक होता है आफ्टर एक्सपोजर, मतलब जो भी एक्सपोजर हुआ उसके क्विक के अंदर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या क्या होता है? देखो, बी स्टिंग की वजह से हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। बस यही अपना एमसीक्यू था, पूछा गया एमसीक्यू है। नेक्स्ट देखिए टाइप 2। टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी मीडिएट। तो साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो गई, गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शंस हो गया। तो ये यहाँ पे कॉमन फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स आईजीजी आईजीएम मीडिएटेड। क्वेश्चन जो है मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से रिएक्शंस होती है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, ठीक है, पोलियाथाइटिस नोडुसा एंड सीरम सिकनेस, ये आपको देखने को मिलते हैं किसमें? टाइप 3 में। टाइप 4 में क्या होता है? डिलेड, मतलब डिलेड का मतलब सेल मीडिएटेड, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है होने में। जैसे क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, पीपीडी टेस्ट आपका, लेटेक्स, निकल, पॉइजन आईवी। तो ये सारे के सारे जो कुछ टाइप्स की रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। वन लाइनर भी पूछ सकते हैं यहाँ से, और 2 to 3 लाइनर का से एक सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू भी आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a client has returned to the floor following a transverse loop colostomy. Which assessment finding would be indicative of complication? देखिए क्या है यहाँ पे, एक क्लाइंट है जिसमें क्या किया गया है? ट्रांसवर्स लूप कोलोस्टोमी परफॉर्म की गई है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि वहां पर किसी न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो रही है? हाइपो एक्टिव बोवेल साउंड, ए डस्की कलर टू द स्टमा, लिक्विड स्टूल measuring 900 ml, scant bleeding at the stoma site। तो कौन सा ऑप्शन जो है एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में अपने सामने शो हो रहा है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में अपने को दिख रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइपो एक्टिव बोवेल साउंड। तो हाइपो एक्टिव बोवेल साउंड जो है सर्जरी के कुछ टाइम तक जो है एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। तो हाइपो एक्टिव बोवेल साउंड जो है सर्जरी के कुछ टाइम तक यहाँ पे क्या रहता है? एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये कोई प्रकार का एक पोस्ट ऑपरेटिवली कोई कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। डस्की कलर टू द स्टोमा, तो डस्की कलर का यहाँ पे स्टोमा अगर आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? स्टोमा का जो सरफेस है वहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस होने की वजह से आपको जो है यहाँ पे सरफेस जो है स्टोमा की वो कैसी दिख रही है? डस्की कलर दिख रही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिक्विड स्टूल आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है? असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स, एंड ये है एंड जो पोर्शन रहता है आपका ट्रांसवर्स को आपका जो लार्ज जो आपका कॉलन रहता है उसका। तो लूप कोलोस्टोमी हम यहाँ पे जनरली समझते हैं कि यहाँ पे अगर की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाटर का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पे जो इसका जो डिसेंडिंग कॉलन है, यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम वाटर का रिब्जॉर्प्शन होता है, फिर बाद में स्टूल वगैरह जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है फ्लूइड का वॉल्यूम आपको जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी अपना जो है कॉम्प्लिकेशन के रूप में नहीं है। स्कैंड ब्लीडिंग एट द स्टमा साइड, ये भी जो है एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ओके। जब कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या है? एक रिच ब्लड सप्लाई होती है जीआई ट्रैक की, तो वहाँ पे मिनिमल ब्लीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है स्टमा साइड पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A client has undergone repair of a fracture femur. Which non-pharmacological therapy is best for reduction swelling? तो कौन सी ऐसी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के अंदर बेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है? एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन बैंडेज, एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड लेग या फिर एक्यूपेंक्चर थेरेपी? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो ऐसी कौन सी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिससे हम स्वेलिंग को रिड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल एमसीक्यू है, जस्ट हमें क्या करना है, इलेवेशन करना है लेग को। तो इलेवेशन ऑफ द अफेक्टेड लेग, जिस लेग में जहाँ पे फीमर फ्रैक्चर रिपेयर हुआ है उसे हम क्या करेंगे, एलिवेट रखेंगे। एलिवेट रखेंगे तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे पेन डिक्रीज होगा, पेन डिक्रीज के साथ में यहाँ पे स्वेलिंग भी जो है वो कम रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन टू हीट। हीट से जब हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, हीट एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो हीट एप्लीकेशन क्या करती है, वो करती है रिड्यूस मसल स्पाज्म, ठीक है। तो हीट एप्लीकेशन क्या करती है, मसल स्पाज्म को यहाँ पे रिड्यूस करती है, ना कि स्वेलिंग को, ठीक है। स्वेलिंग को कम करने के लिए हम यहाँ पे आइस का जरूर यूज ले सकते हैं, मगर हीट का बिल्कुल हम यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन बैंडेज। तो कंप्रेशन बैंडेज का आप सबको पता होना चाहिए, कंप्रेशन बैंडेज हम उन पेशेंट में काम में लेते हैं जिनमें क्या होने की संभावना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो जिनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ना कि स्वेलिंग को प्रिवेंट करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए एक्यूपेंक्चर थेरेपी। एक्यूपेंक्चर थेरेपी क्या है, यूज्ड फॉर डिक्रीज पेन। तो पेन को डिक्रीज करने के लिए जो है एक्यूपेंक्चर थेरेपी काम में ली जाती है, ना कि स्वेलिंग को। तो स्वेलिंग के लिए बस एक ही अपना ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client is found lying on the floor after a fall out of the bed. On assessment, the left foot appeared shorter than the right extremity rotated. आपने जब असेसमेंट किया इस पर्सन का जो फॉल डाउन हुआ था फ्लोर पे बेड से, तो क्या असेसमेंट मिला आपने को कि लेफ्ट जो फुट है वो कैसा है, शॉर्टर है, और राइट शॉर्टर द राइट, मतलब राइट साइड से जो लेफ्ट साइड का फुट है वो कैसा है, शॉर्टर है, और एक्सटर्नली क्या है, रोटेटेड है। ओके, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि वहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। Palpation of the affected leg reveal cold extremity with no palpable pulse at the dorsalis pedis or the posterior tibialis area. What is the priority nursing action? अब इस कंडीशन में अपना यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, देखिए क्या पूछा आपसे। फर्स्ट वन तो वहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट लेग ऐसा उसका शॉर्ट हो गया है, दूसरा एक्सटर्नली रोटेटेड हो गया है, मतलब लेफ्ट लेग में क्या हो गया है, नेक ऑफ फीमर का कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है। ओके, तभी जो है इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा पाल्पेशन भी आपको नहीं मिल रहा है, एक्सट्रीमिटी भी आपको जो है कोल्ड मिल रही है, और जो आपका डोर्सलिस पेडिस और पोस्टीरियर टिबियल जो एरिया है वहाँ पर किसी प्रकार का पाल्पेबल पल्स आपको नहीं फील हो रही है। इस कंडीशन में एज ए नर्स अपना प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए पाल्पेट फॉर द पॉप्लिटल पल्स, पॉप्लिटल पल्स के लिए हमें पाल्पेट करना है। कॉल द फिजिशियन, ट्राई टू रीअलाइन द इंजर्ड लेग, एलिवेट द इंजर्ड लेग एंड रीअसेस। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना है, डैमेज प्रोटेक्शन करना है, या फिर डैमेज कंट्रोल की कंडीशन है एक प्रकार से, कि जितना डैमेज हो रहा है उसे अब आगे और नहीं होने देना है। तो इस कंडीशन में सिंपल सा अपना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉल द फिजिशियन। अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, देखिए कॉल द फिजिशियन करना है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आगे फर्दर कोई और इंजरी वगैरह तो आपको फॉर श्योर मिल ही रही है, क्योंकि पाल्पेबल पल्स है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वेसल इंजरी हुई है अंदर, इसलिए आगे फर्दर टिश्यू नेक्रोसिस ना हो, तो आगे डैमेज
और ज़्यादा ना बढ़े तो हमें क्या करना है, डैमेज कंट्रोल करना है, जस्ट फॉर हमें फिजिशियन को एज सुन एज पॉसिबल उसे जो है इन्फॉर्म करना है। तो देखिए, पाल्पेट फॉर द पॉप्लेटल पल्स, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इंजरी की जो है सीवियरिटी को पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जो है वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, नहीं हुआ है, ओके। बट इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कॉल द फिजिशियन। नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू रीअलाइन आपको नहीं करना है और इलेवेट भी नहीं करना है, इट विल कॉज फर्दर इंजरी। तो यहाँ पे अपना सिंपल सा एमसीक्यू था, बस अपना करना क्या है, कॉल द फिजिशियन। जो भी उस टाइम पे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने पास में नियर बाई रहे, उस पेशेंट को जो असाइंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट्स हैंड द नर्स नोट्स क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट क्लबिंग इज ए साइन ऑफ। अब यहाँ पे जब यहाँ पे नर्स एक जो है क्लाइंट के हैंड को असेस कर रही है, तो वहाँ पे नर्स नोट कर रही है उस क्लाइंट की जो फिंगर्स है उनमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। द नर्स रिकॉग्नाइज द क्लबिंग इज ए साइन ऑफ। अब यहाँ पे नर्स को पता होना चाहिए कि क्लबिंग जो साइन है वो किसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से, कार्डियोमेगली की वजह से, डायबिटीज की वजह से, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए, अगेन एक सिंपल सा एमसीक्यू है। जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया की सिचुएशन में आप सबको पता है कि इरिथ्रोपोइटिन वगैरह सारे हॉर्मोन्स वगैरह सब रिलीज होते हैं, और वो क्या करवाते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या क्या करवाते हैं, एक तो इंक्रीज करते हैं किसको, हीमोग्लोबिन को, दूसरा इंक्रीज करते हैं किसको, हीमेटोक्रिट को, ठीक है। इन दोनों की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फिंगर्स में जो है आपको क्लबिंग देखने को मिलती है, ओके। अपना जो राइट आंसर क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से। तो ये क्लबिंग ऑफ फिंगर एक प्रकार से क्या है, फिजिकल साइन है, मतलब ड्रम स्टिक लाइक अपनी फिंगर्स हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिंगर्स के अंदर जो बल्बस पार्ट होता है उसका क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। जो एंड ऑफ द फिंगर होता है या फिर एंड ऑफ द टोज होता है, उनमें ये आपको जो है एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स या फिर क्लबिंग ऑफ टोज, ओके। तो ये जो है स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। उस केस में फिर अपनी बॉडी जो है कंपनसेशन के लिए क्या करेगी, और ज़्यादा एचबी के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी। दूसरा, हीमेटोक्रिट के अंदर भी क्या करेगी, वो अपना बढ़त करेगी, ताकि जो है उसको लगेगा कि हाँ, इस हाइपोक्सिया के अंदर में भी उसका कोज जो है क्या हो, इनमें सेल में कमी आई हो, ठीक है। तो बॉडी तो अपना काम कर रही है, बट मेन डिजीज तो क्या है, रेस्पिरेटरी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, ना कि इन सेल्स की कमी की वजह से, ओके। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज पांडाज स्टैंड फॉर। तो पांडाज जो है, पांडाज की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, पीडियाट्रिक ऑटोलाइटिक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, या फिर नन ऑफ अबव। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? पांडाज की जो है फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलती है? ये एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका जो है इमेज बेस पे आता है, क्वेश्चन के अंदर इमेज दिखाते हैं, इसमें यहाँ पे पांडास जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जिस प्रकार से एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो देखिए, सिंपल सा एमसीक्यू है, फुल फॉर्म आपसे पूछिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की जो कैटेगरी है, इन यहाँ पे जो है कौन डिजीज कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, पांडास, ओके।
राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर फर्दर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज में लेते हैं और जो है प्लाज्मा पेरेसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, in schizophrenic patient, when the patient believe that the message are being sent directly to him or her, this type of delusion is known as। एक schizophrenia का पेशेंट है और उसे ये फिक्स्ड फाल्स बिलीव है कि जो मैसेज उसको यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं उसी को, ठीक है। तो इस टाइप के डिल्यूजन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, देखो पेशेंट का बिलीव है मतलब फिक्स्ड फाल्स बिलीव हो रहा है उसको, इसे हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। ओके, तो ऐसा उसको डिल्यूजन हो रहा है कि उसे यहाँ पे जो है डायरेक्टली मैसेज सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। तो देखिए, ग्रैंडियोसिटी के अंदर हम सबको पता है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या होता है? पर्सन जो है खुद को पावरफुल फील करता है, ठीक है। तो इस यहाँ वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास में है, सबसे ज़्यादा मनी मेरे पास में है, या फिर नॉलेज के लिए वो पावरफुल हो सकता है। ओके, तो ये जो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऐसा कुछ इंटेंशन देखने को मिलता है कि उसे जो है कोई ना कोई पर्सन क्या पहुंचा सकता है, उसे हार्म पहुंचा सकता है, उसे जो है डाई कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है शक संदेह वाली स्थिति जो होती है वो होती है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ओके, या फिर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी। ओके, नेक्स्ट जो है आपका निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो निहिलिस्टिक डिल्यूजन के अंदर ऐसा उसे डिसबिलीव होता है कि वो जो है कैसा है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सब क्या हो चुके हैं? उसके लॉस हो चुके हैं, ठीक है। वो जो है डेड हो चुका है, उसको मतलब उसको खुद से रिलेटेड कोई किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। उसकी बॉडी को वो एकदम यहाँ पे डेड मान लेता है खुद से ही। तो वो होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, ठीक है। मतलब वो कुछ समझ ही नहीं रहा है अपनी बॉडी को खुद से रिलेटेड। ओके, उसे लगता है कि मेरे जो है इंटरनल ऑर्गन्स वो क्या हो चुके हैं? लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डाई बोला, मतलब ऐसे मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो खराब हो चुके हैं, डिकम्पोस्ट हो चुके हैं, इस टाइप की उसको फीलिंग आना। तो देखो नेक्स्ट आपको पूछे क्वेश्चन में क्या है कि उसे जो है मैसेजेस मिल रहे हैं डायरेक्टली उसी को, तो ये जो है क्या, ये इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ओके, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस की कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो है उसे यहाँ पे किसी न किसी प्रकार के मैसेज वगैरह सेंड हो रहे हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following clinical feature are included in Beck's triad of cardiac tamponade? तो कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर एक ट्रायड आपको देखने को मिलता है, क्या ट्रायड नाम है इसका? बेक्स ट्रायड। तो बेक्स ट्रायड किसमें मिलता है? कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। ऑप्शंस देखिए, हाइपरटेंशन, मफल हार्ट साउंड, प्रोमिनेंट नेक वेन्स, हाइपोटेंशन, मफल हार्ट साउंड, प्रोमिनेंट नेक वेन, हाइपोटेंशन, नॉर्मल हार्ट साउंड, प्रोमिनेंट नेक वेन, या फिर हाइपोटेंशन, लाउड हार्ट साउंड, या फिर प्रोमिनेंट नेक वेन्स। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे ब्रेक्स टायर्ड के अंदर? तो देखिए, जनरल अगर हम टर्म में समझें कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं किसको है, तो कार्डियक टेम्पोनेट डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू पेरिकार्डियम that result impairment in वेंट्रिकल फीलिंग, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पेरिकार्डियल जो कैविटी है वहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है। नॉर्मल फ्लूइड से ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेशन अगर होता हो जाता है, नॉर्मल फ्लूइड हम मान सकते हैं 30 to 50 ml तक। तो अगर इससे भी अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 20 to 30 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे कहना नहीं कि ठीक है मैंने बोल दिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई नॉर्मल कितना फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके,
तो नॉर्मल से ज़्यादा अगर यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। जो जो यहाँ पे फ्लूइड, सपोज फिर फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे रहेगा पेरिकार्डियम में, तो वेंट्रिकल्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होंगे इसके अंदर? तो अपना जो राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। फिर जब आप हार्ट साउंड सुनोगे तो मफल्ड हार्ट साउंड आपको देखने को मिलेगा, और प्रोमिनेंट आपको नेक वेंस आपको जो है प्रोमिनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की, कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे, उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।